जैसे आप सभी को पता है 1 जुलाई 2024 से हमारे पूरे भारतवर्ष में नए 3 नए क्रिमिनल लॉज लागू हो जाएंगे, जिसमें से इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो इसके लिए आज के दिन सभी जगहों पे इन न्याय संहिता को लेके प्रेस मीट अथवा वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं पे इस प्रेस मीट में आपको जानकारी दूंगा। आप सभी देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर जो कानून है वो आज से लगभग 120 से 160 साल पुराने हैं, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तो बोला था कि जितने भी कानून जो हमारे एक कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाते हैं उनको चेंज किया जाएगा, और उसी जो उनका जो प्रण था या उनका जो इनिशिएटिव था उसी के अंतर्गत इन कानूनों के अंदर भी परिवर्तन किया गया है। और ये तीनों कानून जो नागरिक के अनुसार बनाए गए हैं उसको सेंटर में रख के बनाए गए हैं, इनका आज से इम्प्लीमेंटेशन होगा। कुछ चीज़ें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको हमने बताया कि इनकी ज़रूरत क्यों थी। इनकी ज़रूरत का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि जो हमारे पहले के कानून थे वो नए जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उनके अनुसार नहीं बनाए गए थे, तो उसकी वजह से कन्विक्शन रेट में अथवा इन्वेस्टिगेशन में कई बार हमारे एग्जीक्यूटिव जो हमारे एजेंसीज हैं जैसे पुलिस है अथवा प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं जैसे जुडिशरी सिस्टम है, इनको डिसीजन लेने में या इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इन्हीं चीज़ों को देख के ये नए कानूनों को लाया गया है। इसमें कोशिश की गई है कि जो कन्विक्शन रेट हो उनमें इम्प्रूवमेंट आए। अभी कन्विक्शन रेट काफ़ी लो है, खासकर हमारे प्रदेश में भी काफ़ी लो कन्विक्शन रेट है। तो इन कानूनों के थ्रू टारगेट किया गया है कि कन्विक्शन रेट लगभग 80 to 90% तक जाए। दूसरा, जो केसेस की जो अवधि थी, जो केस डिस्पोजल करने की जो अवधि थी वो कई सालों तक चलती रहती थी। जैसे अमूमन लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस अभी भी लोअर अदालतों में हैं। तो इसमें इसके कानूनों के थ्रू ये विज़न लिया गया है कि जितने भी केसेस हैं इनका निपटारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सालों के अंदर कर दिया जाएगा, और बहुत ही सराहनीय है। इस एक्ट को लाने से पहले 18 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी, 16 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटी और मोर देन 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 270 एमएलएस का इसमें आपका सजेशन लिया गया, और 4 सालों तक डिस्कशन करने के बाद ये एक्ट लाया गया है। इसमें खासकर इस लॉ की जो इम्पॉर्टेंट पहलू ये हैं कि जो पहले डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस यूज नहीं होते थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट्स, मेल मैसेजेस, डिवाइसेस, इन सभी को एज एन एविडेंस अलाउ किया गया है नए एक्ट में। तो इससे पुलिस को और जुडिशरी को काम करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ जो प्रेजेंट प्रोसीजर है जैसे एफआईआर और केस डायरी, चार्जशीट, इन सभी को भी डिजिटाइज करने का प्रोविजन इसमें दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है फॉरेंसिक एविडेंस का। तो उन सभी ऑफेंसेस जिनमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है उनको कंपल्सरी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने का प्रोविजन इसमें किया गया है। और सर्च एंड सीजर्स में जितने भी सर्च एंड सीजर्स हमारे ऑफिसर्स के थ्रू किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव के थ्रू किए जाएंगे, उन सभी सर्च एंड सीजर्स में वीडियोग्राफी का प्रोविजंस किया गया है।
प्रोसीजर जो हो, इसके लिए कुछ प्रोविजन जैसे 0 FIR का प्रोविजन है या EFIR का प्रोविजन है। साथ साथ जो अवधि चार्जशीट की है उसको भी लिमिट कर दिया गया है, इतने दिनों में आपको चार्जशीट जमा ही करानी है। फिर अगर कोई नागरिक कंप्लेंट डालता है पुलिस स्टेशन में तो उसका फीडबैक भी उसको 90 दिन के अंदर और उसके बाद 15 दिन के अंदर देना है। तो इससे हमारी जो जुडिशरी है या जो हमारा पुलिस तंत्र है, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी, टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की कोशिश की गई है। और जो भी जजमेंट है उसको ऑनलाइन अपलोड करने का इसमें कंपलसरी एज पर एक्ट प्रोविजन दिया गया है कि 7 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के भी कर्मचारी अगर किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें भी बोला गया है कि 120 दिन के अंदर सरकार को परमिशन देनी पड़ेगी अथवा वो डीम्ड परमिशन माना जाएगा और कार्रवाई उपयुक्त की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं, उन फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स जो देश छोड़ के या जिनका पता नहीं लगता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी और जजमेंट भी सुनाया जा सकता है। और कुछ ऑफेंसेस जो हैं जैसे वुमेन बेस्ड और चिल्ड्रन बेस्ड ऑफेंसेस, जिनको पुरानी जो सिस्टम था उसमें उतनी महत्वता नहीं दी गई थी, इसमें उन पे और कड़ी कार्रवाई और टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग का भी प्रोविजन किया गया है। कुछ ग्रे जोन थे, जैसे पार्डन का सिस्टम था, जो कभी कभी पॉलिटिकल गेन्स की वजह से पार्डन का सिस्टम बहुत लचीला था। उसमें एश्योर किया गया है कि किसी भी पार्डन को इस तरीके से दिया जाए ताकि लोगों को एकदम ही छूट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए पार्डन मांग रहे हैं तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को पार्डन करके मिनिमम 7 इयर्स का प्रिजन दिया जा सकता है। इसी तरीके से डेथ पेनल्टी का पार्डन लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं हो सकता है। और कुछ एनार्किक लॉ थे, जैसे सेडिशन लॉ था, अथवा जैसे 370 का जो अननेचुरल सेक्स का जो प्रोविजन था, जो आज हमारे समाज में इस तरह से ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है, उन सभी को हटा दिया गया है। तो अमूमन बहुत स्तर पे इस पे काम किया गया है, बहुत ब्रॉड ये कानून लाने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है। और अगर हम त्रिपुरा प्रदेश की बात करें तो इन कानूनों का अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, इसलिए सभी लेवल्स पे, चाहे वो मजिस्ट्रेट्स हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हों, पुलिस लेवल के ऑफिशियल्स हों, इस तरह के लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ये ट्रेनिंग ऑलरेडी कंटिन्यू है। और जो फॉरेंसिक साइंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो स्टेट के इनिशिएटिव से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है हमारे प्रदेश में, और इसको और एक्सपेंड करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। और कुछ सेगमेंट से इन क्रिमिनल लॉज को लेके, खासकर जो लीगल हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी तरफ से कुछ एप्रीहेंशन है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जब जमीनी स्तर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जो इस एक्ट के पीछे जो सोच है सरकार की कि लोगों का में क्राइम का जो निपटारा है, क्राइम का जो डर है वो बना रहे, और जो भी केसेस हों उनका टाइम बाउंड निवारण हो सके, और जो प्रोसिक्यूशन है उसको एडिक्वेट मेजर्स मिल सकें, जो भी नई टेक्नोलॉजी है और जो नए डेवलपमेंट हुए हैं कानून लेवल में, तो केसेस को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ख़त्म किया जा सके और इनकी जो पेंडेंसी है इतने सालों से इसको भी ठीक किया जा सके। और इसके लिए जो टेक्निकल पावर, मैन पावर अथवा जो ज़रूरत है, इसके लिए भी सरकार टाइम बाउंड तरीके से काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता इन कानूनों के जो पीछे जो सोच है सरकार की, सकारात्मक सोच, उस पर अमल करेगी और हमारा जो पूरा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हद तक तैयार है और जो तैयारियां हैं वो भी कंटिन्यू है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ जो हो रहा है कि किसी के बारे में आरोप लगाया
तो उसे दूषित ठहराया नहीं जाता, लेकिन ये जो लॉ है इससे दूषित ठहराया जाएगा। तो इस विषय में क्या कहेंगे? तो देखिए, दोषी ठहराने के लिए जो सेम जो पहले प्रोविजन था वो अभी भी है, ठीक है। जो एक्यूज्ड को गिल्टी करने के लिए जो प्रोसीजर है, जुडिशियल प्रोसीजर, वो अभी भी है। इसमें एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं ये तो मैं बता सकता, लेकिन अगर आप प्रोविजनिंग देखें तो ज्यादातर केसेस में अभी भी वही प्रोविजन है कि आपको एक जुडिशियल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी एक्यूज को गिल्टी माना जा सकता है। आप कहेंगी विक्टिम को ज्यादा पावर दी गई है, मतलब जो अफेक्टेड पार्टी है, तो इस केस में खासकर अगर आप अफेक्टेड पार्टी कोई वुमेन या कोई चिल्ड्रन है तो हाँ, इस केस में उनको ज्यादा प्रोविजनिंग दी गई है, उनको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं जो शायद पहले कम थे, और वो सामाजिक रूप से और आप कहें तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी महिलाओं और बच्चों को इस एक्ट में ज्यादा अधिकार देना जरूरी भी था। लेकिन अगर आप इन टोटल कहें तो ज्यादातर प्रोविजंस में अभी भी जुडिशियल प्रोसेस रहेगा, वो चलेगा, उसको तेज करने की कोशिश की गई है। 80% तो लगभग सेम ही कानून है, लेकिन जो 20% चेंज किया गया है उसका पर्पज ही यही है कि जो विक्टिम है, अब भाई ऐसे ही तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाता ना अननेसेसरी के लिए, ज्यादातर लोग तो जो सफर करते हैं वही जाते हैं, तो उनको भी सरकार की तरफ से ऐसा हो कि लोग अपनी कंप्लेंट्स को लेके जाएं पुलिस स्टेशन, लोग कानून से भय ना लें, कानून में अपने लिए जो भी जस्टिस है उसके लिए लड़ाई करें और कानून उनका साथ दे। मेन पर्पस नए चेंजेस का ये है। किसी के साथ अगर सर कोई घटना होती है तो जिसके साथ, मान लीजिए मेरे साथ घटना हुआ, जिसने किया वो तो डराया धमकाया जाता है कि आप अगर पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपको परिवार की तरफ से या ये सब कहा जाता है, वो डर के मारे कंप्लेन जाए तो जाए कैसे, कंप्लेन तो कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हो, इसका कोई प्लानिंग, कोई कानून, कोई मतलब आप लोगों की तरफ से? देखिए, इसमें जो नया एक्ट है इसमें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है FIR, इसका प्रोविजन रिलैक्स किया गया है। दूसरा, कई जगहों पे विक्टिम कंपनसेशन की बात भी की गई है और विक्टिम प्रोटेक्शन की बात भी की गई है, खासकर बच्चों के केस में और महिलाओं के केस में। जैसे मैंने बताया कि एविडेंस कलेक्शन का जो तरीका है वो वीडियोग्राफी के थ्रू किया गया है, तो वो आप समझ रहे हैं इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। रेदर देन किसी को पुलिस स्टेशन में बुला के उससे आप मांगते हैं कि भाई तुम बताओ क्या हुआ, रेदर देन वीडियोग्राफी के थ्रू भी आप ये इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस है। तो इससे भी, जैसे वीडियो कॉल के थ्रू भी आप वीडियो एविडेंस कलेक्ट, आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ये प्रोविजनिंग दी गई। तो जैसे मैंने बोला ना आपसे कि वो नहीं आ सकता पुलिस स्टेशन या उसको धमकाया जा सकता है, तो इस माध्यम से भी वो एविडेंस दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है, उसको अलाउ किया गया एक्ट में। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस एक्ट में जो विक्टिम है या जो शिकायत करता है उनके भी राइट्स का ख्याल रखा गया है। आप चाहें तो जैसे कोई अफेक्टेड है तो एक वीडियो कॉल के थ्रू भी वो दे सकता है, या अपनी वीडियो कलेक्ट करके वो किसी को सेंड कर सकता है, उसको भी इसमें कहा गया है कि विद सर्टेन प्रोविजन इट कैन आल्सो बी एक्ट एज एन एविडेंस। ये बहुत बड़ा चेंज है, आप इसको सोचें तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा चीज है कि इस तरीके से भी एविडेंसेस को अलाउ किया गया है नए एक्ट